तो सेल को जब डिफरेंशिएट होना है, सेल को अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, तो उसका ये डिसीजन उसे कहां लेना पड़ेगा? G1 के मिडिल पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? R पॉइंट कहते हैं। जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए, जिसका नाम है सेल साइकिल। इस टॉपिक को हम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कहते हैं, क्योंकि नीट में हर बार इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है नीट के लिए। तो देखिएगा, आज इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहिएगा और कम से कम एक क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए। शुरुआत करता हूं मैं इसकी, देखिएगा, सेल साइकिल से। सेल साइकिल है क्या, सबसे पहले समझिएगा। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर ऑर्गेनिज्म के डेथ तक के पीरियड को हम उसका लाइफ साइकिल कहते हैं, वैसे ही किसी सेल के बनने से लेकर सेल की डेथ होने तक के पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल का बनना मींस सेल बनती कैसे? एक सेल के डिवीजन से, और तब तक वो सेल ही रहती है जब तक कि वो खुद डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। हालांकि जैसे ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एडल्ट होता है, उसके बाद वो डिवाइड करता है, मींस वो रिप्रोड्यूस करता है, वैसे ही समझ लीजिएगा, एक सेल बनती है, बनने के बाद वो पहले ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद वो फिर अपनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो उसका रिप्रोडक्शन है। यानी इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। मींस सेल साइकिल के बेसिक देखा जाए तो 2 पार्ट हैं। पहले सेल अपने आप को ग्रो करती है और उसके बाद एक्चुअली डिवाइड करती है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक्चुअल में होता क्या है? इस पूरे प्रोसेस में, सेल साइकिल में, बहुत सारी जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट्स होती हैं जो एक फिक्स मैनर में या फिक्स ऑर्डर में परफॉर्म होती हैं। मींस सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट विच अकर्स इन अ फिक्स मैनर। यानी ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट क्यों है? क्योंकि इनको हम बाहर से चेंज नहीं कर सकते, इनको बाहर से हम इनके ऑर्डर को बदल नहीं सकते। दैट्स वाई हम इनको जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट कहते हैं। वैसे तो सेल साइकिल में कई सारी इवेंट परफॉर्म होती हैं, लेकिन इनमें 3 मेजर इवेंट्स को हम मेजरली काउंट करते हैं, जिनमें से पहली है सेल ग्रोथ। यानी सेल का साइज बढ़ता है, जिसे हम सेल ग्रोथ कहते हैं। मींस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड सेल ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या होता है? इसके एक डेफिनेट पीरियड में एक फिक्स जगह पर डीएनए का डुप्लीकेशन यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और साथ में फाइनली ये सेल 2 डॉटर सेल्स में, 2 इक्वल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम एक्चुअल डिवीजन का फेज कहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों इवेंट को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। जहां तक बात करते हैं हम सेल साइकिल के पीरियड का, तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो सेल टू सेल डिफर करता है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल का जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो अलग अलग होता है। या कहें तो एक ही ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिएगा कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर भी अलग अलग ऑर्गन की सेल्स का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकता है। मींस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इस बात को ध्यान से पकड़ के रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि मैं आपको इसे थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करूं, वैसे तो दुनिया की इतनी सारी सेल्स हम सबका ड्यूरेशन याद नहीं रख सकते सेल साइकिल का, लेकिन कुछ मेजर ड्यूरेशन जो एनसीईआरटी में कम से कम दिए गए उनको तो हमें याद रखना ही होगा, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी सिंपल से बैक्टीरिया को यदि हम लें तो बैक्टीरिया नियरली 20 मिनट्स के अंदर अंदर डिवाइड होकर के 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके अंदर सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 20 मिनट का होता है। उसी तरह से यदि हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो फंगल सेल है, यूनिसेल्युलर फंगस है, उसके अंदर ये जो पीरियड होता है सेल साइकिल का वो नियरली 90 मिनट का होता है। वहीं पर हम किसी नॉर्मल टिपिकल साधारण मैमेलियन सेल में या ह्यूमन सेल में देखें
तो यही सेल साइकिल का ड्यूरेशन लगभग 24 आवर्स का होता है। यानी बात करें हम किसी नॉर्मल मैमेलियन सेल की, तो वो 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होकर के 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ मैंने आपको ड्यूरेशंस बताए सेल साइकिल्स के, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब आगे बात करते हैं हम, तो सेल साइकिल को हम बेसिकली 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसका पहला जो पार्ट है सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन का, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। इट रेस्ट फॉर द 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल, मींस टोटल सेल साइकिल का 95% जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसे? इंटरफेज। इसका एक और नाम है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने अंदर बहुत सारी प्रिपरेशंस उसे करनी होती हैं। तो इन प्रिपरेशंस का जो पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। शॉर्ट में इसको हम आई फेज से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, याद रखिएगा, ये टोटल सेल साइकिल का 95% पीरियड होता है। यानी जैसे मैंने टिपिकल एक मैमेलियन सेल का टोटल जो मैंने आपको पीरियड बताया था, वो बताया था 24 आवर्स। तो उसमें यदि हम कैटेगराइज करें तो मैमेलियन सेल 95% यानी 23 आवर्स के लिए तो वो सिर्फ प्रिपेयर करेगी, और उसको एक्चुअल डिवाइड करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर वो डिवाइड हो जाएगी। मींस इसके जो 2 पार्ट हैं उनमें से इंटरफेज, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, 95% पार्ट इसमें कंज्यूम होता है। बाकी जो एक्चुअल डिवीजन का फेज है ये बहुत ही ब्रीफ पीरियड होता है, छोटा सा पीरियड, यानी हार्डली 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का जो पार्ट होता है वो एक्चुअल डिवीजन का पार्ट होता है, जिसे हम एम फेज कहते हैं। एम डिनोट्स माइटोसिस, क्योंकि सक्सेसिवली बार बार किसी सेल के अंदर माइटोसिस होती है, तो 2 सक्सेसिव जो माइटोसिस होती है उनके बीच के पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं, जिसमें से एक्चुअल डिवीजन का जो पीरियड है जिसको हम एक्चुअल एम फेज कहते हैं वो जस्ट 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो देखिएगा इस प्रिपरेटरी फेज में वैसे तो बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, अभी मैं लिटिल बिट इसको डिटेल करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसमें हम 3 मेजर पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली इस पूरे फेज में सेल लगातार ग्रो करती रहती है, सेल के अंदर लगातार आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, सेल के अंदर लगातार प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, वो इसके एक ब्रीफ पार्ट में, एक छोटे से पार्ट में, एक फिक्स पार्ट में ही होता है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एस फेज। एस डिनोट्स फॉर द सिंथेटिक फेज, यानी जिस पार्ट में डीएनए सिंथेसाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। उससे पहले का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं G1 फेज, यानी ग्रोथ का पहला पार्ट या गैप पहला। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ और गैप, यानी ये जो इंटरफेज जो गैप है इसका पहला पार्ट G1 जो S से पहले आता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि ये पहला गैप है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? G1 फेज। या बोले तो ग्रोथ का पहला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? G1 फेज। उसके बाद क्या आएगा? एस फेज, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, और इसके बाद जो पार्ट होता है ग्रोथ का उसको बोलते हैं G2 फेज या गैप 2 फेज। यानी यहां पर G जो है वो ग्रोथ या गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टोटल जो इंटरफेज है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी वो तो हो गया एस फेज, उससे पहले वाला पार्ट क्या हो गया? G1 फेज, और उसके बाद वाला पार्ट क्या हो गया? G2 फेज। तो इस तरह से ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं किसके? इंटरफेज के। अब यदि हम साइक्लिकली इस पूरी फेज को, सेल साइकिल को स्टडी करें तो कुछ ये इस प्रकार से होती है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये पूरी एक सेल के एक डिवीजन से लेकर के दोबारा डिवाइड करने तक की कहानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सेल साइकिल। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस टोटल सेल साइकिल में अब 4 फेजेस हो जाएंगी। कौन कौन सी? 3 तो इंटरफेज की बताई थी मैंने आपको, कौन सी? एक G1, फिर S, फिर G2, और फाइनली प्रिपेयर करने के बाद सेल को डिवाइड करना, जिसको क्या बोलते हैं? एम फेज। तो कभी आपसे सीक्वेंस पूछा जाए तो आप सीक्वेंस क्या बताओगे? G1, S, G2 और फाइनली एम फेज होती है। अब देखिएगा यहां पर प्रिपरेशंस क्या क्या होती हैं, ये ध्यान से आपको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से। देखिए जैसा मैंने कहा, ये पूरी जो है सेल साइकिल है, इसका ये ब्रीफ पीरियड यानी जस्ट
5% ऑफ द टोटल, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एम फेज। और बाकी का जो 95% पार्ट है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का, उसको बोलते हैं अपन इंटरफेज। इंटरफेज के कितने पार्ट बताए थे मैंने, 3। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, G1 फेज। अपन ने क्या बोला था, इसको प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, क्योंकि एस फेज से पहले आ रहा है, या इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एम फेज के बाद आ रहा है। समझ गए ना। अब G1 फेज में एग्जैक्टली होता क्या, ये समझिएगा। जैसे ये सेल डिवाइड की, इससे 2 सेल्स बनी, ये दोनों सेल्स कहां एंटर कर जाएंगी, G1 फेज में, यानी अपने ग्रोथ फेज के पहले पार्ट में एंटर कर जाएंगे। इनमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी होने लगेगी। लेकिन जैसे ही इस G1 का जो हाफ ड्यूरेशन है वो खत्म होगा, तो इसके हाफ ड्यूरेशन पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर पॉइंट। आर डिनोट्स द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, मतलब सेल को डिवाइड करना हो या नहीं करना हो, सेल अपने जीवन के आधे ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं लाती, सिर्फ थोड़ा सा ग्रोथ होती है। यहां तक सेल को कोई भी डिफरेंशिएशन, कुछ भी चेंज नहीं करना होता, यानी आधे पार्ट तक जीवन के वो सेल एज सच पड़ी रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। मींस जैसे ही जीवन का आधा ड्यूरेशन खत्म हुआ, अब सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया, मींस अब सेल को यहां से आगे सेल साइकिल में बने रहने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, किसका, डिवीजन का। तो इस आर पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से सेल के पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। इनमें से पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि सेल अपने आप को डिवाइड करे, या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है सेल अपने आप को डिवाइड ना करे। यानी देखिए, बॉडी में 2 तरह की सेल्स होती हैं, कुछ डिवाइड कर रही होती हैं, कुछ डिवाइड नहीं कर रही होती हैं। जो डिवाइड कर रही होती है उनको बोलते हैं स्टेम सेल या डिवाइडिंग सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जो डिवाइड नहीं कर रही होती है, जिन्होंने कोई फंक्शन ऑप्ट कर लिया है, उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। तो सेल को जब डिफरेंशिएट होना है, सेल को अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, तो उसका ये डिसीजन उसे कहां लेना पड़ेगा, जीवन के मिडिल पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर पॉइंट कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर मैंने 2 सेल्स में मैंने आपको एक एक ऑप्शन लिया है, तो किस तरह से वो डिसीजन लेती हैं डिवीजन का, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने ये मान लिया कि मान लिया ये एक सेल है, इस सेल ने यहां आर पॉइंट पर आकर के डिसीजन ले लिया कि उसे डिवाइड नहीं करना। तो जैसे ही सेल ये डिसीजन लेगी उसे डिवाइड नहीं करना, तो उसको सेल साइकिल से एग्जिट होना पड़ेगा, मीन सेल साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। सेल ने बोला हम नहीं खेल रहे, तो उसको मैदान से बाहर होना पड़ेगा, और सेल को सेल साइकिल छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है, यानी सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है सेल। और सेल किस में चली जाती है, एक दूसरी फेज में एंटर कर जाती है, जिसको बोलते हैं G0 फेज, या इसको बोलते हैं क्विसेंस फेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें केवल सेल डिवीजन की एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है या क्विसेंट हो जाती हैं, बट मेटाबॉलिकली वो सेल नॉर्मल सेल्स की तरह ही एक्टिव रहती है। मींस यहां पर क्विसेंट का मतलब डिविजनल एक्टिविटी के लिए वो क्विसेंट हो जाती है, यानी डिविजनल एक्टिविटी उसके अंदर शांत हो जाती है, लेकिन मेटाबॉलिकली वो नॉर्मल सेल्स के जैसी ही एक्टिव रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज। इसमें जाकर के सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है, किसी दूसरे फंक्शन के लिए अडॉप्ट हो जाती है, दूसरा यूनिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं, आंख की सेल देखने का काम कर रही है, नाक की सेल सूंघने का काम कर रही है, कान की सेल सुनने का काम कर रही है, स्टमक की सेल डाइजेशन में हेल्प कर रही है। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन। तो ये सेल डिफरेंशिएट होकर के कोई यूनिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। अब लेकिन यहां पर यह समझिएगा कि यदि एक बार सेल, मान लीजिएगा सेल साइकिल को छोड़ के बाहर निकल गई, तो आपसे पूछा जाएगा क्या सेल साइकिल वापस अपने इस डिवीजन को दोबारा कभी जरूरत पड़े तो कर सकती है क्या? देन यस, क्योंकि उसका यह डिसीजन रिवर्सिबल होता है। लेकिन ध्यान रहे, सेल विल नॉट प्रोलिफरेट अगेन अनलेस कॉल टू डू ऑन सो, मतलब जब तक सेल को यह करना ना पड़े तब तक सेल इसको वापस नहीं करेगी। मींस ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन रिवर्सिबल है तो चाहे जब सेल आ जाएगी ना, सेल एक बार डिफरेंशिएट हो गई तो हो सकता है ताउम्र उसको डिफरेंशिएशन को छोड़ना ही ना पड़े,
लेकिन सेल के पास ये डिसीजन की रिवर्ट करने की पावर सुरक्षित रहती है। मींस कभी उसे जरूरत पड़े तो वो वापस से अपने इस डिसीजन को छोड़ करके वापस से डिवीजन में एंटर कर जाती है। ऐसी ही सेल्स को हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। यानी जो एक बार अपने डिफरेंशिएशन में जाकर के वापस डिवीजन में आ जाती हैं, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। हालांकि हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स इसी टाइप की होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं बॉडी में जो एक बार डिसीजन ले लें कि उन्हें डिवाइड नहीं करना, तो वो फर्दर कभी डिवाइड नहीं करती दोबारा से। ये होती है हमारी नर्व सेल और हार्ट मसल सेल्स। ये एक बार डिसीजन ले लें कि उन्हें डिवाइड नहीं करना, तो ये वापस से रिवर्ट होकर के डी डिफरेंशिएट होकर के डिवाइड नहीं कर। अब बात करते हैं, मान लीजिएगा दूसरी सेल ने यह डिसीजन लिया कि उसे डिवाइड करना है, तो जैसे ही सेल ये डिसीजन लेती है उसके अंदर कुछ अनस्टॉपेबल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, अनस्टॉपेबल प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये जो डिसीजन है किसका? डिवीजन का, वो इरिवर्सिबल होता है। यानी एक बार सेल ने बोल दिया कि हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर वो कहेगी डिवीजन नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। सेल डिवाइड नहीं करेगी तो मर जाएगी, लेकिन ये डिसीजन रिवर्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई सेल का ये जो डिसीजन है डिवीजन का, ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए की सिंथेसिस, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म डुप्लीकेशन यानी साइटोप्लाज्म की अमाउंट का डबल होना, ये शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेसेस 90% तक इसी फेज में कंप्लीट भी हो जाते हैं। मींस सेल का जो साइज है, मान लीजिएगा 100 माइक्रोमीटर की सेल है डायमीटर की, तो वो 190 माइक्रोमीटर डायमीटर में बदल जाएगी। मींस 90% उसका साइज यहीं पर बढ़ जाएगा। यानी सारे प्रोसेसेस, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये 90% इसी फेज में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने ये प्रोसेसेस 90% कंप्लीट कर लेती है, यही सेल एंटर कर जाती है फिर अगले फेज में, जिसका नाम है एस फेज। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। यहां किसकी सिंथेसिस होती है? डीएनए की। यानी डीएनए डुप्लीकेशन होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के साथ साथ यहां पर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन, वो उसकी भी सिंथेसिस होती है। और हिस्टोन और डीएनए दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम के अंदर हाफ पोर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल हाफ को बोलते हैं क्या? क्रोमैटिड। यानी क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड डुप्लीकेशन हो जाता है। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रोमैटिड डुप्लीकेशन कहां होता है? एस फेज में। लेकिन अभी वो दिखाई नहीं देंगे, वो एकदम चिपके रहेंगे। दिखाई कब देंगे? जब यही सेल डिवीजन में पहुंच जाएगी प्रोफेज में, तब जाकर के लंबाई में फटते हैं और क्रोमैटिड दिखते हैं। यानी पूछा जाए क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन कहां होता है? एस फेज में। लेकिन वो फटते कहां हैं, दिखाई कहां देते हैं? तो आप आंसर लगाओगे एम फेज में, एम फेज की प्रोफेज में। यानी अब होता क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डबल हो गया, हिस्टोन डबल हो गई, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। यानी ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अंदर आत्माएं तो दो हो गई, लेकिन शरीर एक ही रहता है। यानी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम के अंदर अंदर सारा मटेरियल डबल हो जाएगा। मींस यदि किसी सेल के अंदर मान लीजिएगा 2 पिकोग्राम डीएनए है और एस फेज में वो एंटर की, तो एस फेज का एंड होते होते उसके अंदर डीएनए की अमाउंट हो जाएगी 4 पिकोग्राम। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर यदि 2 है तो वो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। साथ ही यहां एक और बात समझ लीजिएगा कि सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर स्पेशली, एक ऑर्गेनील पाया जाता है न्यूक्लियस के पास जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यूजुअली सेल में एक ही होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होना होता है तो उससे पहले एस फेज के दौरान ये सेंट्रोसोम भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। यानी एस फेज खत्म होते होते सेंट्रोसोम भी डबल हो जाएंगे। आगे बात करता हूं मैं, तो इसकी नेक्स्ट और फाइनल फेज होती है इंटरफेज की, जिसका नाम है G2 फेज। इसको हम इस रेस्टिंग फेज की रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं होता। देखिए 90% आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो चुकी है? G1 फेज में। बाकी बचा हुआ 10% साइटोप्लाज्म का डुप्लीकेशन, 10% आरएनए, 10% प्रोटीन सिंथेसिस, वो कहां पूरे हो जाएंगे? G2 फेज में पूरे हो जाते हैं। और फाइनली सेल का साइज डबल हो जाता है।
और जब सेल का साइज डबल हो जाएगा तो उसके साथ ही इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी बनती है जो डिवीजन के लिए जरूरी प्रोटीन कहलाती है। उसका नाम है, उसको बोलते हैं अपन ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दे रखा, उसमें यह बोला हुआ है कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड जो प्रोटीन होती है वो उसके अंदर सिंथेसाइज होती हैं, उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि आगे चल करके यही स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगी जिनकी हेल्प से क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से इस फेज के एंड होते होते सेल का साइज डबल हो जाएगा पूरी तरह से। सेल के अंदर जो डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो जाएंगी। जो भी और कहीं पर कोई कमी बेसी बची थी, कहीं कोई रिपेयरिंग बची थी डीएनए में, वो सारी पूरी हो जाएंगी और सेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए। और फाइनली सेल किस में एंटर कर जाती है? एम फेज में डिवीजन करने के लिए एंटर कर जाती है। तो इस तरह से ये है कहानी किसकी? सेल साइकिल की। अब देखिएगा सेल साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि सेल साइकिल में जो डिवीजन का डिसीजन है वो तो लिया जाता है कहां? G1 फेज में। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सा? कि डीएनए की सिंथेसिस कहां होती है? S फेज में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस कहां होती है? तो वो कहां होती है? वो होती है G2 फेज में। तो देखिएगा, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस बेसिकली देखा जाए तो पूरी इंटरफेज में हो रही है, लेकिन सेल की ग्रोथ भी पूरी इंटरफेज में हो रही है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो केवल और केवल एस फेज में होती है। तो इस तरह से ये था सेल साइकिल। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।